Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज की इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यू या यूं कहो टिश्यू चैप्टर जो हमारा चल रहा था ना 9th क्लास का, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। क्लियर है ना? दैट इज नर्वस टिश्यू। क्लियर है ना? या न्यूरॉन्स बोल लो या नर्व फाइबर बोल लो, जो भी बोल सकते हो आप, इसे बोल लो इन सभी में से। तो इन्हीं सब चीज़ों को मतलब पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। क्लियर है ना? आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ओके, सो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला हेडिंग डाल दोगे क्या? नर्वस टिश्यू। देखो ध्यान से समझोगे, मैंने पहले ही बोला था, जब जिसमें क्लासिफिकेशन बताया था ना नर्वस टिश्यू का, उसी समय मैंने बोला था, याद करो आपको मैंने कुछ बोला था कि नर्वस टिश्यू के टाइप्स तो हमें पढ़ने नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये अकेला ही काफ़ी है। बोला था ना मैंने इतना। सो देखो किस तरीके से अकेला काफ़ी है और किस तरीके से पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखे हुए है। इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे समझना है। क्लियर है ना? तो देखना, इसके आगे देखना। सबसे पहले समझेंगे हम लोग ये नर्वस टिश्यू बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या करता है, इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले देखो, नर्वस टिश्यू भी एक एनिमल टिश्यू है। क्लियर है ना? जिसका जो कि समझ लो एक तरह से स्पेशलाइज्ड टिश्यू है फॉर कंडक्शन ऑफ मैसेजेस। देखो नर्वस टिश्यू क्या कर सकता है ना, मैसेज को रिसीव कर सकता है, उसे मतलब कि इंटीग्रेट कर सकता है ना, उसे प्रोसेस कर सकता है, देन उसे ट्रांसमिट भी कर सकता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। जैसे डिफरेंट पार्ट से मैसेजेस आते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन आपको पता है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? वो पांचों सेंस ऑर्गन जैसे क्या क्या हो जाते हैं, स्किन हो जाते हैं, आई हो जाता है, ईयर हो जाता है, नोज हो जाता है, टंग हो जाता है। क्लियर है ना? ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। इन सेंसरी ऑर्गन्स का काम क्या है कि इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट ही क्यों ना हो, उनके चेंजेस को क्या करता है, वो सेंस करता है। क्लियर है ना? और सेंस करके और फिर उसे पहुंचाता है ब्रेन के पास, फिर ब्रेन उस पे इंटरप्रेट करता है। क्लियर है ना? एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, फिर उस रिस्पॉन्स को वापस उस इफेक्टर ऑर्गन के पास शो किया जाता है। वैसे ये नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ोगे ना, अभी देखो नर्वस टिश्यू पढ़ रहे हो आप। क्लियर है? और नर्वस टिश्यू पढ़ोगे तो 10th क्लास में जाके नर्वस सिस्टम पढ़ोगे। क्लियर है ना? लेकिन नर्वस टिश्यू अगर आपको पता नहीं है तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको नर्वस सिस्टम समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है ना? इसीलिए इसे समझोगे, बड़े ही ध्यान से समझोगे। थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस भी आपको समझाऊंगा, ठीक है ना? तो बस ध्यान से सुनते रहोगे और ध्यान दोगे इधर। कुछ पॉइंट से पहले है ना, कॉपी भी तो भरना है ना हमें, नोट्स भी तो बनाने हैं ना। पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। लिख लो, इट इज also a type of animal tissue specialized for conduction of क्या, masses। क्लियर है ना? हमारे बॉडी में ये स्पेशल मतलब इसे स्पेशलाइज्ड एक तरह से किया गया है, किस पर्पस के लिए, तो मैसेज को कंडक्ट करने के लिए। कंडक्शन समझते हो ना, एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए। इसी में तुम चाहो तो लिख लो, पॉइंट लिख लेना। इट कैन receive, interpret and transmit the message to different parts of our बॉडी। ये क्या कर सकता है, हमारे बॉडी में कहीं से भी रिसीव कर सकता है, सेंसरी ऑर्गन से बेसिकली उसे इंटरप्रेट कर सकता है, मतलब प्रोसेस कर सकता है, देन ट्रांसमिट कर सकता है उसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स। थोड़ा इंक कम लग रहा है नहीं? चलो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इंक डाल लेता हूँ। 1 मिनट बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस आप जल्दी से इसे नोट करो, ठीक है ना? हाँ, तो इतना समझ गए।
चलो यहाँ मैंने इंक भी यहाँ डाल लिया है। इसके बाद देखो ध्यान से समझोगे, इतने समझ गया। अब देखो हम क्या देखते हैं ना, न्यूरॉन्स के पार्ट्स देखते हैं। तो अच्छा एक मिनट, न्यूरॉन्स पहले क्या होता है वो तो समझ लो ना, मैं न्यूरॉन्स के पार्ट्स बतला रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना आप, न्यूरॉन्स आर द सेल्स फाउंड इन नर्वस टिश्यू। या यूं कहो कि नर्वस टिश्यू का यूनिट कौन है, तो न्यूरॉन है। नर्वस टिश्यू का यूनिट क्या है, तो न्यूरॉन है। अब तो दिख रहा है ना साफ साफ, ऊपर थोड़ा मैनेज कर लेना, कोई नहीं हो जाता है ना। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। वैसे इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ मैसेज। The next point is it can receive, interpret and transmit the message to different parts of body। और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, न्यूरॉन्स आर द सेल्स फाउंड इन नर्वस टिश्यू। तो न्यूरॉन बेसिकली क्या है, सेल है। मैंने अगर न्यूरॉन की बात करूँ तो सेल, वैसे मैंने समझा रखा है आपको, मैं न्यूरॉन बोलूँ या फिर नर्व फाइबर ही क्यों ना बोलूँ, बात सेम है। लेकिन अगर मैंने नर्व बोल दिया, अगर मैंने नर्व बोल दिया, सो मैं नर्वस टिश्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो इतने समझ गए। अब देखो न्यूरॉन्स के पार्ट्स देखते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हेडिंग बनाओगे, अ न्यूरॉन हैज थ्री मेन पार्ट्स, या इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स लिख सकते हो एज थ्री मेन पार्ट्स। तीनों का नाम लिख लो जल्दी से, ठीक है ना। सबसे पहला जो तुम्हारा है वो है, एक मिनट, वो है तुम्हारा साइटोन। साइटोन को हम बोलते हैं सेल बॉडी, या इसी को एक और नाम से जानते हैं हम, इसी को एक और नाम से भी जानते हैं। वो क्या है, तो सोमा, ठीक है ना। तो साइटोन बोल लो, सेल बॉडी बोल लो, सोमा बोल लो, सेम ही चीज है। नेक्स्ट लिख लो डेंड्राइट्स, क्लियर है ना। और थर्ड वन इज एक्सॉन। तो ये तीन पार्ट्स हो जाते हैं जो तुम्हारे न्यूरॉन के हैं, यानी जो नर्वस टिश्यू में सेल्स प्रेजेंट है ना, उस सेल्स के तीन पार्ट्स हो गए। एक सेल के तीन पार्ट्स, अभी मैं फिगर बना के दिखाऊंगा यहाँ पे आपको अच्छे से, ठीक है ना। सो उस सेल के तीन पार्ट्स हो गए, उन तीनों का नाम क्या क्या है, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, साइटोन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। अब देखो क्या करेंगे, हम इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे, बेसिकली इन तीनों को पढ़ेंगे, और उन्हीं में अगर कुछ स्पेशल पॉइंट्स आएंगे ना, तो उसको वहीं पे पढ़ते चलेंगे, क्लियर है ना। तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर इसके बाद मैं आगे इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करता हूँ। तो देखना, मैं इसे अरेंज कर देता हूँ, और इन तीनों को देखेंगे हम लोग, है ना। इन तीनों को एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। तो देखोगे यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं, उन तीनों पार्ट्स को देखेंगे, उससे पहले क्या करते हैं ना, एक डायग्राम बनाते हैं सिंपल सा, ठीक है। साथ में बनाओगे आप भी, बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। और उसी डायग्राम के थ्रू हम उसके पार्ट्स को पहले समझेंगे, और फिर उसके फंक्शंस वगैरह सब कुछ देखेंगे बारी बारी से, ठीक है ना। सो एक डायग्राम बनाओगे सिंपल सा, देखो कुछ नहीं, आसान सा है, आप इस तरीके से बना लो। देखो एक ऐसे पहले लाइन लो, ठीक है ना, इस तरीके से एक लाइन लो, ओके। अब इस लाइन के इस साइड क्या करो, इस तरीके से, ठीक है ना। तो थोड़ा छोटा हो गया, ऊपर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। चलो सही है, काफी है। चलो ये समझ में आया, या इसे थोड़ा सा पतला कर देता हूँ मैं। अब सही है ना। सो ये एक बेसिक सा बस एक डायग्राम बन रहा है, इसके पीछे क्या करो, इस तरीके से ब्रांचिंग दिखाओ, है ना। इसमें और भी ब्रांचिंग तुम चाहो तो दिखा सकते हो, आराम समझ में। सो ये ब्रांचिंग हो गया बेसिकली, और लास्ट में इसके एंड पॉइंट्स में इस तरीके से बटन लाइक स्ट्रक्चर्स निकाल दो, क्लियर है। बस ये सिंपल सा एक डायग्राम बन गया हमारा। अब देखो इसमें क्या क्या है प्रेजेंट, वो देखोगे, ध्यान से देखना यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, इसमें ना कुछ कुछ इस तरीके से ब्रांचिंग दिखा दो आप।
ठीक है, अब सही है। देखोगे यहाँ पे, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। ये जो तुम्हें छोटे छोटे ब्रांचिंग्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, जो लास्ट पॉइंट से यहाँ से जो कनेक्टेड है, क्लियर है ना। सो ये सारे ब्रांचिंग कहलाते हैं तुम्हारे डेंड्राइट्स। ठीक है ना, ढेर सारे देख लो, एक इधर है, एक इधर है, इधर 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 इधर, ढेर सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, ये जो बीच में जो सेंट्रल रीजन दिख रहा है ना तुम्हें, ये क्लियर है ना, दिस इज कॉल्ड साइटोन। दिस इज कॉल्ड साइटोन, सेल बॉडी, क्लियर है ना। सेल बॉडी समझ रहे हो, जो मेन बॉडी है इसका ना पूरे न्यूरॉन का, वो यही सेल बॉडी है। जिस समय सेल बॉडी ने काम करना बंद कर दिया ना, उस समय समझो न्यूरॉन मर जाएगा। और न्यूरॉन के बारे में पता है, एक स्पेशल बात बताता हूँ तुम्हें। न्यूरॉन हमारे बॉडी का एक ऐसा सेल है जो एक बार अगर मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गया ना, सो उसे ना तो मतलब रिपेयर किया जा सकता है और ना ही रिप्लेस किया जा सकता है। एक बार गया तो मतलब परमानेंटली गया, क्लियर है ना। इस बात को याद रखोगे, इसका रिपेयर या रिप्लेसमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी सुन लो। क्योंकि आपने सुना होगा, आपने वैसे सेल पढ़ा होगा ना, तो मैंने ये बताया भी होगा कि वहां पे सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। सेंट्रियोल्स, सेंट्रोजोम समझते हो ना आप, तो वो यहाँ प्रेजेंट नहीं होते। तो वो नहीं होता है तो वो तुम्हारा स्पिंडल फाइबर नहीं बना पाता, और जब स्पिंडल फाइबर नहीं बना पाएगा तो ये जो सेपरेशन हो रहा था क्रोमोजोम का, वो नहीं हो पाएगा। और जब सेपरेशन नहीं हो पाएगा क्रोमोजोम का, तो समझ रहे हो ना कि कैसे हो पाएगा सेल डिवीजन। वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है उस सेल डिवीजन में। ये हो गया साइटोन तुम्हारा। इसके बाद देखो, यहाँ से यहाँ तक एक देखो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा ना ऐसे, क्लियर है ना। ये वायर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सॉन, दिस इज व्हाट एक्सॉन। ये क्या है तुम्हारा, तो ये एक्सॉन है। अब देखो, ये लास्ट में यहाँ तक एक्सॉन है। एक्सॉन के बाद देखो ब्रांचिंग आ गई है। एक्सॉन में सबसे लास्ट पॉइंट पे क्या आ गई है, ब्रांचिंग आ गई है। सो दीज ब्रांचिंग, ये सारे ब्रांचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसे तुम बोल लो एक्सॉन टर्मिनल, क्लियर है ना। तो टर्मिनल्स लगा दूं, ढेर सारे है ना एक्सॉन टर्मिनल्स, या इसी को तुम बोल दो नर्व एंडिंग्स, क्लियर है ना। सो दोनों सेम ही चीज है बेसिकली, एक्सॉन टर्मिनल्स और नर्व एंडिंग्स। तो इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में, एक्सॉन टर्मिनल के भी लास्ट में देखो, एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होगा, नॉब लाइक स्ट्रक्चर होगा। दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। ये जो है ना नॉब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। दिख तो रहा है ना इधर, चलो सही है। सो इतने समझ में आया आपको। अब देखो यहीं पे समझना, यहाँ जो साइटोन है ना, इस साइटोन में तुम्हें न्यूक्लियस दिख जाएगा। इस साइटोन में तुम्हें क्या दिख जाएगा, तो न्यूक्लियस दिख जाएगा, ठीक है ना। इसी साइटोन में तुम्हें क्या दिख जाएगा, तो साइटोप्लाज्म भी दिख जाएगा, ठीक है। इसी साइटोन में तुम्हें क्या दिख जाएगा, तो साइटोप्लाज्म भी दिख जाएगा। अच्छा, ये देखो, अब साइटोप्लाज्म के बारे में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, चलो इसे मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। ये जो हुआ ना पूरा, दिस इज कॉल्ड साइटोन। अब तो क्लियर है ना, ये पूरा सेंट्रल बॉडी, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम्हें साइटोप्लाज्म भी मैंने दिखा दिया। अब देखो जो भी जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वैक्यूल्स वगैरह, जो कुछ भी प्रेजेंट है, वो सारे यहीं पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ साइटोप्लाज्म है बेसिकली। इतना समझ में आया आपको। सो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को ध्यान से देखना, यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। देखो न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन है, इसीलिए न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे इसको, ठीक है ना। सो इतना समझ में आया आपको। अब चलते हैं जरा सा एक्सॉन की तरफ। एक्सॉन एक फाइबर, एक मतलब वायर लाइक प्रोजेक्शन है लंबा सा, ठीक है। इस एक्सॉन में भी तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा वो समझो। एक्सॉन, ये जो इसकी जो मेम्ब्रेन दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड न्यूरोलेमा, ठीक है ना। वैसे वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। और इसमें भी तुम्हें फ्लूइड दिखेंगे, मतलब इसमें भी साइटोप्लाज्म दिखेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। नाम से याद रखना, एक्सॉन तो एक्सोप्लाज्म, ये तो पूरा न्यूरॉन है जिसका ये सेंट्रल बॉडी है, क्लियर है ना। सो दैट इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। लेकिन यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा वो एक्सोप्लाज्म कहलाएगा, और इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होगा वो एक्सोलेमा कहलाएगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एक्सोलेमा। और जो इसके अंदर जो चलो फ्लूइड भरा पड़ा है, इस तरीके से इसके अंदर भी तुम्हें फ्लूइड दिखेंगे,
आ रहा है समझ में, यानी इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म दिखेगा तुम्हें, एंड दैट इज व्हाट, एक्सोप्लाज्म, दैट इज व्हाट, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, अब तो क्लियर है ना। एक्सोप्लाज्म मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, सो मैंने जो फ्लूइड बनाया है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। इधर साइटोप्लाज्म तो क्लियर ही होगा किसके बारे में बोल रहा हूँ। सो ये दो बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। अब सुनो, एक नया चीज सुनो। कुछ कुछ न्यूरॉन में, ध्यान से सुनना, मैं सारे न्यूरॉन की बात नहीं कर रहा हूँ। इन सर्टेन न्यूरॉन्स क्या होते हैं ना, कि ये जो न्यूरोलेमा है, ये सॉरी एक्सोलेमा, एक्सोलेमा जो, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक्सोलेमा जो है, इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होता है विच इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू स्वान सेल, जो कि स्वान सेल से बनता है, ठीक है ना। और उससे क्या बोलते हैं, तो देखो ऐसे होगा, इसके ऊपर कहीं कहीं ऐसे करके एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। आ रहा है समझ में, इसके ऊपर इस तरीके से एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। क्लियर हो रहा है ना। इस एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन में देखो, मैं इसे ना शेड कर देता हूं। अच्छा ये देखो, मैंने फिगर तो 2D दिखाया ना यहाँ पे, आप क्या करोगे, इसे 3D इमेजिन करोगे, ठीक है ना। आपका इतना इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा ये देखो एक्सॉन, यहाँ से चलो मैं इसे हटा के फिर से लिख देता हूँ। ये जो यहाँ से ये जो ओवरऑल हुआ ना, मैंने इसे ही एक्सॉन बोला था, कंफ्यूजन कहीं भी नहीं रखना, ठीक है। ये पूरा पूरा एक वही, ठीक है। अब देखो इसमें जो मैं ये बना रहा हूँ, शेडिंग जो दिखा रहा हूँ, क्लियर है ना, ये जो शेडिंग मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते चलोगे। सो इसे हम बोलते हैं माइलिन सीथ। क्लियर है ना, माइलिन सीथ, माइलिन सीथ बनाता कौन है, स्वान से। तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, फॉर्म्ड बाई स्वान सेल। क्लियर है ना। सो ये स्वान सेल बनाएगा माइलिन सीथ। अब देखो माइलिन सीथ है क्या, समझो, बड़ा ही आसान है। आपने इलेक्ट्रिसिटी समझा है ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होगे ना फिजिक्स में, बस उसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी ही है, हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा है भाई, लेकिन बहुत ही कम पावर का। जैसे देखो मैं एक बस छोटा सा इमेजिनेशन आप में आपके अंदर करवाना चाहता हूँ। आप एक बैटरी देखते हो ना, AA या AAA साइज का छोटा सा जो रिमोट में लगता है, वो लगभग 1.5 वोल्ट का होता है। कितने वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का। और हमारे जो न्यूरॉन्स के अंदर जो करंट चलते हैं ना, वो चलते हैं मिली वोल्ट में। किसमें चलते हैं, मिली वोल्ट में। -40 टू +65 मिली वोल्ट के आसपास लगभग चलता है, ठीक है ना। सो वो मिली वोल्ट समझ में आ रहा है पहले आपको। 1 वोल्ट में अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे ना, तो तुम्हें मिली वोल्ट मिलेगा। तो समझ लो कितना कम करंट पास कर रहा है। लेकिन हाँ, करंट तो वो भी है ना, करंट तो वो भी है ना, आ रहा है समझ में, भले ही उसका अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे भी करंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, प्लस माइनस होते हुए करंट आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इतना समझे आप। अब देखो ये जो माइलिन शीथ होता है, इसे यहीं पे खत्म करेंगे, इसे ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। माइलिन शीथ बना किससे, स्वान सेल से। माइलिन शीथ ने, इसे 3D इमेजिन करो, ये चारों तरफ से है। जैसे ये है ना, तो इसके ऊपर ऐसे माइलिन शीथ लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर इस तरीके से माइलिन शीथ लगा हुआ है, ये देखो क्लियर है ना, ढक गया ना चारों तरफ से, देख लो क्लियर है। सो यही होता है माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ क्या करता है, इसे इंसुलेटर बनाता है। आपने वायर देखा है ना, नहीं देखा है तो अभी देखो, घर में कहीं ना कहीं वायर दिख जाएगा तुम्हें। सो वायर के ऊपर एक कवरिंग होगी प्लास्टिक की, ठीक है ना। वो किस लिए होता है, ताकि वो इंसुलेटर बन जाए। नहीं तो फिर ऐसे ही मतलब जहां तहां नंगा वायर रखोगे ना, तो फिर हाथ टच हो गया, पैर टच हो गया, फिर तो मतलब सोच लो क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके कभी भी वायरिंग तो करवाते नहीं होगे घर पे सिंपली, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, इंसुलेटर का काम कर रहा है। लेकिन इसी में समझो, बीच बीच में तो गैप है ना प्रेजेंट। सो वहां पे तो इंसुलेटर नहीं है ना, यानी ये तो वही हो गया ना, कि हमने यहाँ से यहाँ वायर पास किया। अब मान लो यहाँ से मुझे एक बल्ब जलाना है अलग से, तो मैं वहां बीच में थोड़ा सा उसे इंसुलेशन को हटा दूंगा, है ना, और वहां पे उसे ऐसे कनेक्ट कर लूंगा, है ना। तो यही चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इंसुलेटेड एरिया नहीं है। एंड दिस एरिया, ये जो एरिया प्रेजेंट है ना, इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलते हैं हम इसे क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ
रैनवियर, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नोट्स ऑफ रैनवियर। रणवीर मत पढ़ लेना, है ना, रणबीर कपूर नहीं है, नोट्स ऑफ रैनवियर है। तो इतना पार्ट समझ में आया पहले आपको। फिर से एक बार देख लो जल्दी से। दिस इज सेल बॉडी जिसके अंदर न्यूक्लियस है और भी सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। दीज आर डेंड्राइट्स जो निकले हुए हैं ब्रांचेस। इसके अंदर के साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म बोल रहे हैं, इसके अंदर के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म बोल रहे हैं, क्लियर है ना, सॉरी एक्सोप्लाज्म इधर, और ये जो मेम्ब्रेन है इसके एक्सोलेमा बोल रहे हैं। एक्सो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्सॉन हो गया, क्लियर है ना, जो कि यहाँ मतलब थ्रेड ये वायर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि साइटोन से निकला है, क्लियर है ना, देखो साइटोन से ही निकल रहा है। और एक्सॉन के लास्ट में जो ब्रांचिंग है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग, उसके सबसे लास्ट में बटन लाइक स्ट्रक्चर से दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। यहाँ पे कुछ कुछ न्यूरॉन में, सारे न्यूरॉन में नहीं, कुछ कुछ न्यूरॉन में इस तरीके से कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ, जो बनाता कौन है, श्वान सेल। और माइलिन शीथ के बीच बीच में गैप होता है, यानी कि जो नॉन माइलिनेटेड एरिया होता है ना एक्सॉन का, ध्यान से सुनो, एक्सॉन में माइलिनेटेड एरिया और जो नॉन माइलिनेटेड एरिया है दैट इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर, क्लियर है, इतना समझ में आया पहले तो बोलो, ठीक है ना। इसके बाद हम एक एक पार्ट्स को बस जल्दी से लिख लेंगे, इतना ही बेसिकली डायग्राम था, इसे जल्दी से नोट करोगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट भी है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये एग्जाम में पूछता है, सीधा सा पूछता है कि ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन, क्लियर है ना। और उसमें लिख देगा एंड उस फिगर में लेवल द फॉलोइंग पार्ट्स, और उसमें इन्हीं में से कुछ कुछ पार्ट्स दे देगा और बोलेगा इसे लेवल करो उस डायग्राम में। तो इतना तो आसानी से कर सकते हो, जल्दी से नोट करो इसे। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं अब इसे इरेज करता हूँ, ठीक है ना। काफी डायग्राम डायग्राम हो गया, चलो देखेंगे इसके बाद। इसके बाद हम उन तीनों पार्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके। बेसिकली तीन ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो उसके अंदर आ रहे हैं ना। सो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या था, साइटोन। सबसे पहला पार्ट क्या था, साइटोन। तो इसमें क्या करोगे, पॉइंट्स बना के लिख लोगे। सबसे पहला पॉइंट लिख लो, इट इज द ब्रोडर, इट इज द ब्रोडर, या ब्रोडेस्ट भी लिख सकते हो तुम, सबसे ज्यादा मतलब चौड़ा यही तो होता है, ब्रोडर कॉमा न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पे नर्व नहीं लिखोगे, ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ, तो सिंपली नर्व फाइबर लिख सकते हो या न्यूरॉन लिखो सिंपली। सो मैं चलो न्यूरॉन लिखता हूँ, इट इज द ब्रोडर न्यूक्लिएटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। आगे लिखोगे इसी में ऐसे लिख लो, इट्स साइटोप्लाज्म इज नोन एज, क्या बोल रहे थे इसे, चलो बताओ जल्दी से, मैंने अभी बताया था, न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो यहीं पे समझना, न्यूरोप्लाज्म, सॉरी, contains two different structures। ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं वो लिख लो जल्दी से, चलो यहीं पे लिख लो। पहला क्या है, न्यूरोफाइब्रिल्स, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, तो दूसरा है नीजल्स ग्रैन्यूल्स, क्लियर हुआ ना इतना। इसी में लिख लो एक्चुअली, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा ऐसे लिख लो, दीज आर राइबोसोम containing structures made up of RNA and प्रोटीन्स, क्लियर हो गया इतना। और इस न्यूरोफाइब्रिल्स में भी एक पॉइंट लिख लोगे, ऐसे लिख लो,
दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। यही बेसिकली वो फाइबर एक तरह से वायर का के जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा जिससे कि मैसेज क्या होगा तो आगे की ओर कंडक्ट किया जाएगा। क्लियर है ना? इसमें क्या करना, एक पॉइंट और लिख लेना बस, ऐसे लिख लो, इट इज द मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इसी में लिख लो, इफ द सेल बॉडी यानी साइटोन की बात कर रहा हूं, इफ द सेल बॉडी स्टॉप्स टू फंक्शन, तो क्या होगा, जो न्यूरॉन है ना वो मर जाएगा। द न्यूरॉन वुड डाई। क्लियर है ना? और एक बार जब न्यूरॉन मर जाएगा तो उसे रिपेयर या रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो उसको भी यहीं पे तुम नोट बना के लिख लो। वैसे साइटोन में मुझे लिखाना नहीं चाहिए, चलो कोई नहीं, मैं बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है? या मैं अगर भूल जाता हूँ तो आप खुद से भी लिख सकते हो, वैसा कुछ जरूरी नहीं है कि मैं ही लिखवाऊँ, ठीक है ना? सो इतना समझ में आ गया आपको, इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम देखते हैं डेंड्राइट्स। क्लियर है ना? तो देखो अब इसके बाद जल्दी से देखते हैं डेंड्राइट्स और उसके बाद फिर देखेंगे एक्सॉन। तो यहाँ पे दूसरा नंबर है ना हमारा डेंड्राइट्स। लिखोगे इसमें, these are small comma branched structures that arises from, देखो कहाँ से निकलता है ये, याद करो आप, that arises from the cell body। कहाँ से निकल रहा है तो सेल, देखो सेल बॉडी से ही तो साइड में छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकले हुए थे ना ढेर सारे, जिसको डेंड्राइट्स मैंने बोला था। नहीं पता तो जल्दी से इमेज जाके देखो। क्लियर है ना? मैं तो यहाँ पे पीछे भी नहीं कर सकता हूँ, अब आप देख सकते हो। सो दीज आर अ स्मॉल ब्रांच स्ट्रक्चर दैट अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी। क्लियर है ना? अब देखो ये क्या करेगा समझना, डेंड्राइट्स। अच्छा एक चीज और, इसमें भी नीजल्स फाइबर और न्यूरो ये सॉरी क्या बोल रहे हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स और नीजल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें भी लिख लोगे, दे ऑल्सो पजेस, चलो दे लिख रहा हूं मैं, ये प्लूरल में लिख रहा हूं, दे ऑल्सो पजेस न्यूरोफाइब्रिल्स एंड नीजल्स ग्रेन्यूल्स। और ये क्या होता है मैंने ऑलरेडी समझा दिया। न्यूरोफाइब्रिल्स जो कंडक्शन में हेल्प करेगा, मतलब एक जगह दूसरी जगह ले जाएगा, एक फाइबर लाइक प्रोजेक्शन है बेसिकली। और नीजल्स ग्रैन्यूल क्या है, तो नीजल्स ग्रैन्यूल बेसिकली राइबोसोम स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। क्लियर है ना? इसके बाद देखो, हाँ मैं कुछ समझा रहा था। अब देखो डेंड्राइट्स जो होते हैं ना, वो मैसेज को कैरी करता है टुवर्ड्स द सेल बॉडी। क्लियर है? यानी ये मैसेज को लेगा और सेल बॉडी को ट्रांसफर कर देगा। एक न्यूरॉन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। सो यहाँ पे लिख सकते हो, दे कैरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे स्टार बना लेना। दे कैरी मैसेज टुवर्ड्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, या साइटोन बोल लो, जो भी बोलना है आपको वही बोल लो। लेकिन याद यही रखना है कि डेंड्राइट क्या करता है, सेल बॉडी के तरफ मैसेज को ले जाता है। लेकिन इसके बाद जब एक्सॉन पढ़ेंगे ना, तो एक्सॉन क्या करेगा ना, सेल बॉडी से दूर ले जाएगा। आपको इमेज याद आ रहा है? सो डेंड्राइट्स की तरफ से मैसेज आया साइटोन के पास, और साइटोन से फिर दूर ले गया कौन, एक्सॉन। क्लियर है ना? तो उन्हीं सब चीजों को देखेंगे अभी। इसके बाद क्या करोगे, तीसरा नंबर है ना हमारा, तीसरा नंबर क्या लिखोगे, एक्सॉन। और लास्ट यही तो है। देखो एक्सॉन सिंगल है, क्लियर है ना? एक्सॉन एक ही प्रेजेंट होता है लेकिन बड़ा सा होता है। सो लिखोगे यहाँ पे, ऐसे लिख लो पहला पॉइंट बना के, इट इज ए लॉन्ग कॉमा
wire like projection that arises फ्रॉम, ये भी तो साइटोन से ही निकलेगा ना, अराइजेस फ्रॉम साइटोन या सेल बॉडी, क्लियर है ना, साइटोन से ही निकल रहा है, लेकिन ये बड़ा सा है, ये तो छोटे थे और ढेर सारे थे नहीं, लेकिन ये क्या है, तो ये तुम्हारे सिंगल है लेकिन बड़ा सा है और वायर लाइक प्रोजेक्शन है। इसके बाद देखो, अगर नीजल्स ग्रैन्यूल और न्यूरोफाइब्रिल्स की बात करें तो लिख लेना, इट ऑल्सो इट ऑल्सो हैज, या इट ऑल्सो पजेज लिख लो, इट ऑल्सो पजेज neurofibrils, but nasal granule is absent। इसे जरूर याद रखना है। देखो मैं याद करवा देता हूँ, साइटोन और डेंड्राइट में दोनों प्रेजेंट है, एक्सॉन में एक एब्सेंट है, और कौन एब्सेंट है, तो नीजल्स ग्रैन्यूल एब्सेंट है, क्लियर है ना, तो कितना आसान है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इट्स मेन फंक्शन is to carry message away from the cell body। ये क्या करता है, तो सेल बॉडी से दूर ले जाता है, ठीक है ना, ये मैसेज को सेल बॉडी से दूर ले जाता है। तो सेल बॉडी के नजदीक लाने वाला कौन है, तो डेंड्राइट, और सेल बॉडी से दूर ले जाने वाला कौन है, तो एक्सॉन, क्लियर है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। अब देखो थोड़ा सा समझते हैं हम ट्रांसमिशन को, ध्यान से समझना, इसके बाद ना बेसिकली आपके सिलेबस का थोड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। सो देखो ध्यान से, हम ट्रांसमिशन दो तरीके से समझेंगे। पहला हमारा ट्रांसमिशन ये होगा कि एक न्यूरॉन के अंदर कैसे हो रहा है ट्रांसमिशन, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है पढ़ना। और दूसरा ट्रांसमिशन होगा कि जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच्ड होता है, ध्यान से समझो, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच्ड होता है, सो वहां पे आखिर क्या मैकेनिज्म होता है, क्योंकि वहां पे मैं एक लाइन बोलूंगा आपको, ध्यान से सुनना, और क्या करना ना, इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एनिमेटेड वीडियो का लिंक छोड़ दिया है, क्लियर है ना, उसे देखोगे, वहां पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, वहां पे आपको एक विजुअलाइजेशन होगा कि मैसेज कैसे पास कर रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। क्योंकि देखो, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट ने ऐसे काटा, ठीक है, तो ये मैसेज मेरे ब्रेन में गया ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या ब्रेन तक एक ही न्यूरॉन होगा क्या, बिल्कुल नहीं, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ढेर सारे होते हैं, तो एक न्यूरॉन से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसे कनेक्टेड है। अब सुनो, यहाँ पे एक लाइन सुनो, बस मेरी बात मान लेना यहाँ पे, कि जब दो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं ना, सो उनके बीच में ना एक छोटा सा गैप प्रेजेंट होता है। अब सुनो, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था ना यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिसिटी ही है ये भी, बस इसका जो वोल्टेज है ना वो बहुत ही कम है, मिली में है ना, मिली वोल्ट, लेकिन है तो ना इलेक्ट्रिसिटी। अब सुनो, अगर तुम नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात करो जिससे ये बल्ब जल रहा है, ठीक है ना, सो यहाँ पे अगर मैं उस वायर को कट कर देता हूँ इस तरीके से, जैसे देखो ये वायर है, मैंने इसे देखो बीच से ऐसे कट कर दिया, ठीक है ना, और कट करके और ऐसे ही बस नजदीक में लाके दोनों को ऐसे ही बस करके रखा हुआ है, दोनों को चिपकाया मैंने नहीं, दोनों को टच नहीं होने दिया है, क्या करंट फ्लो करेगा आगे, बिल्कुल नहीं, है ना। यहाँ पे फिर भी 240 वोल्ट है, क्लियर है, चलो और नजदीक लाओ, बिल्कुल एकदम, लेकिन टच नहीं होने देना है, क्लियर है ना, ये नजदीकियां और भी बढ़ाओ, वैसे मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा तो तुम्हें फिर लगेगा टच हो गया, देखो यहाँ टच नहीं हुआ है, क्लियर है ना, गौर से देख सकते हो वैसे, चलो कोई नहीं, बात मान लो मेरी, तो यहाँ पे भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लियर है ना, ये पूरा टच होना चाहिए। तो अगर न्यूरॉन में, अगर मैं बोलूं कि जहां पे दो न्यूरॉन जुड़ते हैं वहां पे भी एक गैप क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट, अभी बनाऊंगा उसका भी डायग्राम। सो वहां पे जब यहीं पे नहीं हो रहा है वो पास, तो वहां पे तो और भी नहीं होगा ना, तो वहीं पे मेनली हमें समझना है कि मैसेज कैसे बढ़ेगा। देखो दो मैसेज समझेंगे, एक समझेंगे एक न्यूरॉन के अंदर, दूसरा समझेंगे हम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा तो कैसे जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता हूँ कि अभी हमने माइलिन शीथ देखा था ना, सो माइलिन शीथ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं,
नर्व फाइबर के दो मतलब प्रकार होते हैं, उसे जल्दी से लिख लो आप, फिर मैं बेसिकली कंडक्शन समझाऊंगा, ठीक है ना। और अगर इस टॉपिक में कुछ समझने लायक है ना तो वो कंडक्शन ही है। सो यहाँ पे लिख लेना, इस तरीके से लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ myelin sheath, neurons are of टू टाइप्स। जगह है ना नीचे, चलो नीचे ही लिख लो फिर जल्दी से। पहला लिख लो माइलिनेटेड, या इसी को बोलते हैं बाबू मेडुलेटेड न्यूरॉन। क्लियर है? सो समझ ही रहो, माइलिनेटेड मतलब माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा। तो यहाँ जल्दी से लिख देता हूँ माइलिन शीथ प्रेजेंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वहां आप लिख लोगे सही से। सेकंड इज नॉन माइलिनेटेड, या इसी को बोल दो तुम नॉन मेड्यूलेटेड, ठीक है ना, न्यूरॉन। तो यहाँ पे लिख दो सिंपल सा एब्सेंट। क्लियर है ना? यानी क्या एब्सेंट? माइलिन शीथ एब्सेंट है ना, सिर्फ एब्सेंट मत लिख लेना, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं और माइलिनेटेड होते हैं, तो जो माइलिन शीथ वाले जो होते हैं ना, ये स्पेशली पाए जाते हैं तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में। सो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, इसको ऐसे करके लिख लो, फाउंड इन, जगह नहीं है, चलो इधर लिखो, फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड। बस इतना ही लिखना था बस, ठीक है। सो ये यहीं पे खत्म करता हूँ, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड, जल्दी से इसे नोट करो। फिर हम लोग देखेंगे क्या, कंडक्शन देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग कंडक्शन देखेंगे, इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ। चलो देखना यहाँ पे, देखो एक चीज मैं पहले ही बोल देता हूँ, आप मुझे बाद में इसके लिए ब्लेम नहीं करोगे। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ कंडक्शन विद इन न्यूरॉन, ठीक है, वो आपके सिलेबस का नहीं है। तो आप चाहो तो स्किप कर दो, वीडियो को आगे बढ़ा दो। वैसे जो भी आपके सिलेबस का था लगभग मैंने बता दिया है, बस थोड़ा सा साइनैप्स बताना है, वो लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं समझाऊंगा एक न्यूरॉन में कैसे जाता है मैसेज, तब ना फिर समझोगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाता है। ऑल दो ये हमारे सिलेबस में पढ़ना नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप बाद में ये ना बोलो कि सर आप क्या क्या पढ़ाते रहते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे। तो कोई नहीं, आप इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए तो पढ़ ही सकते हो ना, ठीक है। और वैसे भी मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, और अगर आपको समझ में नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। सो बस समझने की कोशिश करोगे। देखो हमारा जो ये न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन होता है ना, ऐसे ये मेम्ब्रेन क्या होता है, बाहर से होता है पॉजिटिव चार्ज, अंदर से होता है निगेटिव चार्ज। पहले इस बात को समझो, बाहर से पॉजिटिव चार्ज और अंदर से निगेटिव चार्ज। तो ऐसे ही मैं इधर भी बना दूं। अच्छा ये देखो, मैंने सिर्फ 2D दिखाया ना, ये आप 3D इमेजिन करोगे, मतलब चारों तरफ ही ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या करता हूं, मैं एक को तो इरेज कर देता हूं, अब मैं एक से ही समझाऊंगा आपको, ठीक है। मैं बस एक ही से समझाऊंगा, आप दोनों दोनों तीनों जो भी समझना है समझो, बस एक से समझाऊंगा मैं। सो ये हो गया कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, न्यूरॉन बाहर में, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर में क्या होता है, निगेटिव चार्ज। क्यों होता है वो भी सुन लो, क्योंकि बाहर में ना सोडियम प्रेजेंट होते हैं हाई अमाउंट में, और अंदर में होते हैं पोटेशियम प्रेजेंट। अब आप सोच रहे होगे सर दोनों पे तो पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है ना, फिर निगेटिव कैसे हो गया, क्योंकि अंदर में ना कुछ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब क्लियर है ना। सो अंदर निगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज, और वैसे भी जो पोटेशियम का नंबर होता है ना, वो सोडियम से कम होता है, ये भी समझो, ठीक है। सो इसीलिए बाहर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम, Na पॉजिटिव, और अंदर निगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम एंड निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। कोई मतलब नहीं है उससे। अब सुनो,
कोई भी स्टिमुलस आया, स्टिमुलस मतलब कोई भी चेंज, इन्वायरमेंटल चेंज, जैसे किसी ने टच किया, कहीं से हवा चली वो फील हुआ, ठीक है ना, कोई केमिकल टच में आया, मैंने किसी को देखा वो भी तो एक स्टिमुलस है, किसी को सुना वो भी तो स्टिमुलस है, किसी चीज को टेस्ट किया वो भी तो स्टिमुलस है, मुझे कहीं पेन हो रहा है वो भी एक स्टिमुलस है। सो मान लो इस पॉइंट पे स्टिमुलस आया, मान लो न्यूरॉन के इस पॉइंट पे क्या आया, स्टिमुलस। स्टिमुलस तो समझते हो ना, अब स्टिमुलस आया तो यहाँ पे क्या होता है। अच्छा एक चीज और देखो बताना मैं भूल गया, आपने सेल पढ़ा है, सेल में आपने परमेबिलिटी पढ़ा है, परमेबिलिटी में आपने सुना होगा परमेबल, इम्परमेबल, सेमी परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल, लेकिन न्यूरॉन के केस में अलग ही है, ये ना अपना अलग ही फंडा बना के बैठे हुए हैं। क्या है जरा सुनो, बिल्कुल यूनिक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ का जो मेम्ब्रेन है ना, वो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे अलग अलग सब्सटेंस के लिए परमेबल हो जाता है। ये तो जादू है ना, समझ रहे हो, कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया तो मान लो अभी सोडियम को आने दे रहा है और थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर गया ना, तो फिर सोडियम को बोलेगा अब नहीं आ सकते हो तुम, तुम्हारे लिए हम इम्परमेबल हैं, अब पोटेशियम को आने दूंगा। या थोड़ा सा और चेंज हुआ तो बोलेगा ठीक है अब तुम भी आओ, तुम भी आओ। आ रहा है समझ में ना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा, इसकी परमेबिलिटी डिफरेंट सब्सटेंस के लिए चेंज करेगी। तो जैसे ही स्टिमुलस यहाँ पे पड़ता है ना, सबसे पहले यहाँ पे इसकी परमेबिलिटी सोडियम के लिए ओपन हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पे चैनल्स होते हैं प्रेजेंट, है ना, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिसे बोलते हैं कैल्शियम गेटेड प्रोटीन्स। कैल्शियम उसे एक्चुअली वो गेट करता है जहां से कि सोडियम इंटर करते हैं। तो क्या होगा कि ढेर सारे सोडियम अंदर आ जाएंगे अचानक से। अच्छा इस स्टेज को हम बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। ये सब एक्चुअली देखो मैं पहले ही बोल देता हूँ 11th में पढ़ना है, लेकिन मैं पूरा डिटेल भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैसेज कैसे बढ़ेगा, तभी मैं साइनैप्स समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। मुझे जो पसंद आता है मैं वो पढ़ाता हूँ। चलो बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ना पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, यहाँ पे आए हो तो, ठीक है ना। वैसे मुझे पता है यहाँ पे वही बच्चे हैं जो ऑलरेडी पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो फिर मैं ऑलरेडी इतना बोरिंग पढ़ाता हूँ ना कि जो नॉर्मल पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना एनसीईआरटी वाले, वो तो यहाँ टिकेंगे ही नहीं, मुझे इतना पता है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे स्टिमुलस आया तो सारे के सारे सोडियम क्या होंगे, अंदर चले जाएंगे, दिस इज कॉल्ड सोडियम इनफ्लक्स। अब जब सोडियम इनफ्लक्स होगा तो देखो क्या होगा, मैं इसी चीज को दूसरे स्टेप में बना रहा हूँ, ठीक है, दूसरे स्टेप में बना रहा हूँ। अच्छा इसको ना हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड। यहाँ पे न्यूरॉन क्या है, तो पोलराइज्ड है, बस नाम है भाई, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे क्या हुआ ना, इस पर्टिकुलर रीजन पे देखो, इस पर्टिकुलर रीजन पे क्या हुआ कि बाहर हो गया निगेटिव और अंदर हो गया पॉजिटिव, क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर गया क्योंकि सारे के सारे सोडियम कहाँ आ गए हैं, अंदर आ गए हैं, क्लियर है ना। सो ये हो गया हमारा, और बाहर भी तो थोड़े बहुत नेगेटिव प्रोटीन्स होंगे। सो यहाँ पे देखो पोटेंशियल क्या कर गया, चेंज कर गया। सो यहाँ पे इसे हम बोलेंगे डीपोलराइज्ड, क्या बोलेंगे, डीपोलराइज्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एक्शन, सॉरी एक्शन, एक्शन लिख रहा हूं मैं, दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। ये एक्चुअली देखो एक्शन पोटेंशियल इसे बोलते नहीं है, ये एक्शन पोटेंशियल पे काम करता है। जैसे ही आता है ना तो यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करता है, दिस इज, ये नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल है, ठीक है। इसका कुछ वैल्यू होता है -45 के अराउंड समथिंग, या शायद 60 होता है, मुझे याद नहीं है सही से, ठीक है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा आपको। और यहाँ पे फिर से पोटेंशियल डिफरेंस जब चेंज करता है तो एक्शन पोटेंशियल पे आता है, एंड दिस इज कॉल्ड डीपोलराइज्ड। यहाँ पे डीपोलराइज्ड हो गया, देखो ना, पोलराइजेशन चेंज कर गया है। अच्छा बाकी का तो सेम है ना, बाकी का वैसा ही है, बाहर प्लस अंदर माइनस, बाहर प्लस अंदर माइनस। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अट्रैक्शन रिपल्सन नाम का कोई चीज होता है भाई, पढ़े होगे आप, है ना। ये देखो हुआ ना, अब जब ये हुआ तो क्या होगा वो सुनो, इसके बाद क्या होगा, ये वापस से हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, और इस बार ये हो जाएगा निगेटिव पॉजिटिव, और बाकी तो जैसे है वैसे ही लिख दो। आया समझ में। अब देखो यहाँ आ गया है स्टिमुलस, देखो कहाँ आ गया है, एक स्टेप आगे बढ़ गया है। अब यहाँ पे फिर से होगा ना ये, ठीक है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, फिर और आगे बढ़ जाएगा, फिर और आगे बढ़ जाएगा, आ रहा है समझ में। और इसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम रीपोलराइज्ड,
इसे क्या बोलते हैं, रीपोलराइज्ड। ये क्या हो गया, देखो ये पोलराइज्ड कंडीशन में था, ये उसको डीपोलराइज मतलब चेंज कर गया, और ये देखो वापस से पोलराइज में चला गया, तो री मीन्स दोबारा, ठीक है। तो इतने ही होते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना। बीच में फिर पोटेशियम पंप ओपन होता है, फिर सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होता है, जिसमें 3 सोडियम अंदर 2 पोटेशियम बाहर, ऐसे सॉरी 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर आता है। तो फिर से पोटेंशियल डिफरेंस वापस से मेंटेन कर लिया जाता है। अब इसमें समझने वाली बात ये है, सुनो, जैसे एक स्टिमुलस आया, इसने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को चेंज करके एक्शन पोटेंशियल में जैसे ही बदला, तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये मैसेज अब रुकने वाला नहीं है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, ये मैसेज अब आगे बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक कि लास्ट न्यूरॉन के पास ना पहुंच जाए। सो दिस इज ए ऑल और नन फेनोमेना, ये भी आप समझो। या तो होगा तो पूरा, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं, ऑल और नन। क्लियर है ना। सो इतना समझे आप। तो ये बेसिकली कहाँ है, हम न्यूरॉन के अंदर है। इतना समझ में आया ना। अब यहीं पे समझो, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो देखो क्या होता है। मैं यहीं पे एक सिंपल सा डायग्राम बना के आपको वो भी समझाता हूँ, ठीक है ना। ऐसे इसे साइड में बनाना चाहिए था, चलो कोई नहीं, मैं इतने में बना लूंगा, देखना ध्यान से आप। ये देखो नीचे तक दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है, ध्यान से देखते रहना क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो ये समझो, जहां पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ते हैं, दैट जंक्शन इज कॉल्ड ए साइनैप्स, ठीक है ना। सो यहाँ पे इस तरीके से चलो लिख लो, तो साइनैप्स लिख ले, मतलब लिख लोगे और क्या करोगे, इसे डिफाइन कर लोगे, लिख लो द जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स वेयर एक्सॉन टर्मिनल दिख रहा है उधर, एक्सॉन टर्मिनल ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन joins with the dendrite terminal of other neuron। दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट टर्मिनल के साथ जुड़ेगा एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल याद आ रहा है, वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर था, लास्ट में नॉब लाइक स्ट्रक्चर। डेंड्राइट याद आ रहा है ना, जो साइटोन से निकला हुआ था, छोटा छोटा ब्रांचिंग, ठीक है ना। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, एक न्यूरॉन वाले नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन वाले, यानी एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल होगा तो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा। क्लियर है ना इतना। अब समझो, यहाँ पे समझो, ये जो पार्ट है ना ऊपर वाला, ये है तुम्हारा एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या है, मैं लिख दूं यहाँ पे, ये क्या है, दिस इज व्हाट एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन का लास्ट पार्ट है, और ये जो दिख रहा है ना, ये तुम्हारा है डेंड्राइट टर्मिनल। दिखता है ना नीचे, चलो सही है। अब देखो, ये पूरा ये जो जंक्शन दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड साइनैप्स। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना जंक्शन, इसी को साइनैप्स बोल रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। अब तुम बताओगे, ये जो एक्सॉन टर्मिनल में मैसेज आ रहा था, ठीक है ना, एक्सॉन से ही ना आता है एक्सॉन टर्मिनल में। तो एक्सॉन टर्मिनल में जो मैसेज आ रहा था, ये किस फॉर्म में आ रहा था, चलो जल्दी से बताओ, ठीक है, सोचो जल्दी से, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा था ना, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैसेज किस फॉर्म में आ रहा था, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ रहा था। अब देखो यहां तक तो आ गया इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मैसेज। अब देखो बीच में एक गैप आ गया ना, इसी गैप की तो बात कर रहा था मैं। इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे गैप आ गया, क्या ये इलेक्ट्रिकल मैसेज पास करेगा इस गैप से, नहीं। देखो साइनैप्स भी दो तरह के होते हैं, साइनैप्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स। एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे। तो जब कनेक्टेड रहेंगे तो वहां तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, वो तो जैसे जा रहा था ना प्लस माइनस करते हुए चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो है केमिकल साइनैप्स, और केमिकल साइनैप्स में देखो गैप है। तो यहाँ पे क्या होगा वो मैं बताता हूँ। देखो मुझे और कुछ याद आया, वो पहले समझा देता हूँ। देखो यहीं पे समझना, ये जब मैसेज ऐसे ऐसे जा रहा था ना धीरे धीरे,
तो यहाँ पे ना एटीपी भी यूज हो रहा था, ये भी याद रखो आप, ठीक है। एनर्जी भी यूज हो रहा था, ये भी याद रखो आप। और सुनो, ये मैसेज जब जा रहा था, आप याद करो माइलिनेटेड एक्सॉन, ये जिसमें ऐसे माइलिन शीथ थे, याद आ रहा है। सो इसमें जो मैसेज आएगा ना वो ऐसे जंप करके जाएगा, आ रहा है समझ में। यहाँ पे देखो नॉर्मल अगर न्यूरॉन रहा तो मैसेज ऐसे ऐसे जाएगा, ज्यादा एनर्जी का खपत। और ये अगर रहा माइलिन शीथ वाला तो जंप करके चला जाएगा। तो माइलिन शीथ वाले में जो मतलब जो रिस्पॉन्स होगा ना मैसेज का ट्रांसमिशन, वो बहुत ही फास्ट होता है, लगभग नॉर्मल न्यूरॉन से 20 गुना फास्ट होता है, इसे याद रखोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया। चलो आते हैं अब अपने टॉपिक पे। सुनो, यहाँ तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमने पहुंचा दिया था, लेकिन यहाँ आ गया प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो कहाँ पे है। इसके अंदर ना कुछ वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड साइनेप्टिक वेसाइकल्स, दीज आर कॉल्ड साइनेप्टिक वेसाइकल। इन साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, 1000 से लेके 10,000 तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ज्यादा आश्चर्यचकित मत हो वो, है ना, क्योंकि होते हैं भाई। अब सुनो, जैसे उसमें से कुछ अगर नाम बताऊं ना, उसे बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, तुम्हारा एड्रेनलिन हो गया, नॉर एड्रेनलिन हो गया, तो बहुत सारे होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे होते हैं ना पेन रिलीफ करने वाले, वो सब भी होते हैं। तो ये समझ में आया साइनेप्टिक वेसाइकल्स। इसी में लिखो, इसी में एरो देके लिखो, विच कंटेन्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये क्या कंसिस्ट करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स डिफरेंट टाइप के, ठीक है ना। अब यही न्यूरो ट्रांसमीटर देखो, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या भरा हुआ है बाबू, तो न्यूरो ट्रांसमीटर। समझ में आ रहा है ना, फील लेके पढ़ोगे बिल्कुल समझ में आएगा। इतना भी बोरिंग नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है, ठीक है ना। सो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स है। अब क्या होगा ना कि जैसे ही इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, देखो बहुत तरह के हैं और यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन भी हो रहा है। तो एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होगा, यहाँ से ये रप्चर करेगा ऐसे, और ये रिलीज हो जाएगा कहाँ, तो इस वाले साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। देखो ऐसे ऐसे रिलीज होते हुए दिखा दो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो गए। सो अब न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब देखो क्या होगा, ये जो है ना, अच्छा एक चीज और मैंने नहीं बताया, ये देखो ये जो लास्ट जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर था ना, ये वाला, ये देखो ध्यान से, मेरा हाथ देखना, ये जो लाइन दिख रहा है ना ऊपर वाला, सो इसे हम बोलते हैं, चलो मैं इसे लिख दूं यहाँ पे, इसे बोलते हैं प्री साइनेप्टिक नॉब। इसे क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक नॉब। और ये जो नीचे वाले डेंड्राइट में जो प्रेजेंट है ना, ये इसे बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। अब तो क्लियर हो गया। चलो ये दोनों मिस हो गया था मेरे से। अब सुनो, ये प्री साइनेप्टिक नॉब से निकला क्या, न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली वेसाइकल्स के थ्रू, क्लियर है ना, वेसाइकल्स से निकला ये प्री साइनेप्टिक नॉब के थ्रू। अब समझो, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में भर गया है न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्या होगा, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक नॉब है ना, इसमें प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे कीमो रिसेप्टर्स, यानी कि केमिकल को रिसेप्ट करने वाले साइट्स प्रेजेंट होते हैं। देखो इस तरीके से, तो ये क्या है, ये हैं कीमो रिसेप्टर साइट्स, दिख रहा है, चलो सही है। सो ये क्या करेगा, उस केमिकल से स्टिमुलस लेगा, यानी ये जो केमिकल यहाँ निकला है ना, दैट केमिकल विल वर्क एज एन स्टिमुलस, क्लियर है, इसके लिए। और यहाँ पे क्या होगा, उस स्टिमुलस को रिसीव किया जाएगा और फिर से एक बार मैसेज इस तरीके से, देखो ये तो वही बात हो गया ना, यहाँ से स्टिमुलस आ गया, स्टिमुलस आ गया, पॉजिटिव निगेटिव चेंज कर देगा, मैसेज आगे बढ़ना शुरू कर देगा, फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाएगा, यानी वंस अगेन द मैसेज इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म,
क्लियर है ना, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से मैसेज आगे बढ़ जाएगा। हमें तो प्रॉब्लम बस इससे इस गैप से था ना, इसका तो सॉल्यूशन हमने कर ही लिया। सो बेसिकली जो मैसेज आगे बढ़ता है ना हमारे बॉडी में, वो केमिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल करते हुए जाता है, लेकिन ये बहुत ही फास्ट होता है, सुपर फास्ट, समझते हो ना, सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन, ठीक है, उससे भी फास्ट। तो इतना फास्ट होता है कि हम उसे विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इतना ही पढ़ना था। इसमें कुछ लिखवाना है क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस इसे आप नोट कर लो ना सही तरीके से, यही काफी है। आपको अगर क्वेश्चंस आएंगे ना तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, इतने समझदार तो आप हो ही। तो बेसिकली इतना ही पढ़ाना था मुझे इसमें। और 1 मिनट देख लेता हूँ कुछ और बचा क्या। चलो नहीं, बस इतना ही था पढ़ना, ठीक है ना। तो बस इतना ही था बेसिकली। यहाँ पे हमारा टिश्यू का चैप्टर भी आज हुआ खत्म। लगभग मैंने 11-12 वीडियो में इसे भी खत्म कर दिया, ठीक है ना। और वो भी पूरे डिटेल में। अगर आप सही तरीके से पढ़ो ना इस पूरे चैप्टर को, तो आपके लगभग 11th के 40% कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। विश्वास नहीं होता है तो इसे आप आराम से पढ़ो एक बार, ठीक है। और उसके बाद आप 11th क्लास खोल के पढ़ो टिश्यू, ठीक है ना। उसके बाद आपको खुद बिलीव हो जाएगा, लगभग 40% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, 40-30 जो भी है, ठीक है। लेकिन हो जाएंगे भाई, सच्ची बता रहा हूँ। मैंने काफ़ी मेहनत करके पढ़ाया है। तो आप भी इसे रिवीजन जरूरत पड़े 2 बार 3 बार जो भी है कर लिया करो, खुद से पढ़ लिया करो। मैं बोलूँगा नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ देखो ऑनलाइन है ना, यहाँ तो डांटने से भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं डांट के भी क्या कर लूँगा, ये तो आप पे डिपेंड करता है। और क्वेश्चंस जो भी हो ना कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करो या फिर व्हाट्सअप कर दिया करो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, मैं जब लाइव आऊँगा उसे डिस्कस कर दिया करूँगा, ठीक है ना। और काफ़ी जल्द लाइव भी आएंगे हम लोग। अब क्या करोगे, देखो 9th वाले ही देख रहे हो बेसिकली, है ना। 10th वाले तो यहाँ होगे नहीं। सो अब आप कुछ दिन ना आराम करो। आराम नहीं करना है, चैप्टर भी पढ़ लेना है, ठीक है। जो भी पढ़ा हुआ है ना पीछे का वो पढ़ लेना। और जो एमसीक्यू करवाया ना मैंने सेल का, उसे जरूर कर लोगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लोगे। यहाँ देखो ऊपर एक आई बटन होगा, उस पर क्लिक करो, वहां से तुम्हें एमसीक्यू का लिंक मिल जाएगा और उसे जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो चलो इतना ही रखते हैं। अब क्या, और पढ़ाना भी क्या है, इतना ही रखेंगे बेसिकली, और क्या, कहाँ लेके जाएंगे इसे अब, ठीक है ना। तो बस खत्म करते हैं अब यहाँ पे कहानी। अब हम लोग कुछ दिनों बाद मिलेंगे, है ना। कुछ दिन का गैप मारो, आराम करो। आराम नहीं करना है एक्चुअली, पढ़ना है तुम्हें। और उसके बाद फिर मिलेंगे हम लोग डाइवर्सिटी के साथ, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।